10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पे निकलता है। ये जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा है। इस जहाज की कमान संभाले हैं 62 साल के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज़ को लेकर के। इस जहाज़ की लंबाई 269 मीटर लंबी और इसकी ऊंचाई 50 मीटर से भी ज़्यादा है। उस ज़माने में इस जहाज़ को बनाने का कॉस्ट पड़ा था $7.5 मिलियन, जो कि आज के हिसाब से देखें तो $400 मिलियन के बराबर होगा। शिप के अंदर फैसिलिटी एंड डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। स्टेन ग्लास की खिड़कियाँ, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट और 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर यूज किए गए थे इस टाइटैनिक जहाज में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, यानी कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती थी। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने ओपनली कहा था ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती। लेकिन अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के केवल 2 दिन ही बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगती है। यानी जिस अटलांटिक ओशियन को तैर कर ये जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है उस पर आइस मौजूद है। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। अक्सर समुद्र से गुजरने वाले जहाज अपने आसपास के सभी जहाज़ों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते हैं कि इस एरिया में इतने बर्फ मौजूद है। इस वार्निंग को ध्यान में रखते हुए टाइटैनिक अपने पाथ को 2 बार बदलती है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन ये टाइटैनिक अपने लक्ष्य की ओर उतने ही स्पीड से बढ़ता रहता है। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिर जाता है। इस 14 अप्रैल की रात का खास बात यह था कि इस रात चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के मून लाइट नहीं था, इसलिए विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, यहाँ पे बिठा के किसी को रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है इस पर नजर रखा जाए। तो जो बंदा यहाँ पे बैठा था उसे बहुत ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत ही तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी। रात के 11:39 पर पैड्रिक फ्रीड नाम का बंदा इस क्रूज नेस्ट पे बैठा है। ये अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ जहाज के सामने आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग उसे सुन सके। फोन उठा के कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर, चिल्ला कर कहता है सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इंस्ट्रक्शन को ब्रिज पे बैठे सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को जल्दी से लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज इस आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाई 400 फीट का एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा और हाइट में एक क्रूज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का कहना है कि इस आइसबर्ग का वेट 1.5 मिलियन टन था। जहाज का फ्रंट राइट साइड आइसबर्ग से जाकर टकराता है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो यह बो के पास हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो यह टकराव जहाज के बो के पास हुआ। अब वो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि सामने का ये वाला हिस्सा होता है वो। इसके नीचे वाले हिस्से को कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक यह जहाज आइसबर्ग के साथ घिसता चला गया, जिसकी वजह से जहाज की मेन बॉडी में एक छोटे छोटे होल्स भी आ गए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक बर्फ का टुकड़ा किसी मेटल को कैसे काट सकता है। अधिक दिनों से जमे होने के कारण यह बर्फ अधिक ठोस हो गया था और जहाज की अत्यधिक रफ्तार होने के कारण यह जहाज की बॉडी को इफेक्ट किया। टकराव के तुरंत बाद कैप्टन स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है इस टकराव की वजह से। देखा तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि जहाज तो डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर। इन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये कभी डूब ही नहीं सकती। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इस जहाज के सेफ्टी फीचर कमाल के थे। 2 मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसको ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जो होता है जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है।
डबल बॉटम हल का मतलब है 2 लेयर्स लगी है यहाँ पे। अगर नीचे से एक टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा जो पूरे शिप की बॉडी है उसे 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर गए तो भी जहाज को कुछ नहीं होगा, वो पानी में तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट हुआ था वो एक्चुअली शिप के साइड में हुआ था, तो वो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी और ये टकराव इतना ज्यादा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट ऑलरेडी टूट चुके थे, उनमें पानी भर चुका था। 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था कि इस जहाज को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता था। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को, एक कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास जहाज होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ ले और शायद हमारी मदद कर सके। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक्स फिलिप्स हमारे कहानी का हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो सिग्नल भेजते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और भेजते हैं और भेजते हैं और भेजते हैं। 20 मिनट बाद RMS कार्पेथिया, एक जहाज जो इस सिग्नल को रिसीव करता है। प्रॉब्लम बस इतना था कि ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर। ये अगर अपनी टॉप स्पीड पकड़कर भी टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाएंगे। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है। बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट जलाते हैं हवा में ताकि कोई आसपास शिप हो तो वो हमारी मदद करने आ जाए। इसी बीच कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि जहाज पे उपस्थित सभी मेंबर को बोट के सहारे नीचे उतारा जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी बोट पे जाने को। जहाज में बैठे अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा। ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसी रीजन से जब पहली लाइट बोट नीचे उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग उस लाइट बोट में गए। आधी लाइट बोट खाली नीचे उतरी, लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने रियलाइज किया कि एक्चुअली में यह जहाज डूब सकता है।